हेलो एवरीवन, फ्यूचर साइट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल फ्यूचर साइट यूपीएससी पर विजन आईएएस की जो 2023 के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, उनकी वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है। ये वीडियो सीरीज ना केवल 2023 के एग्जाम के लिए, बल्कि जो 2024, 2025 और जो आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इन टेस्ट सीरीज में दो पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स का पोर्शन। जो स्टैटिक पोर्शन है वो आगे भी सेम ही रहेगा। तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आगे आने वाले एग्जाम्स में छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टैटिक पोर्शन आगे एग्जाम के लिए भी, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय फ्यूचर साइट यूपीएससी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके अलावा अगर प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ इंपोर्टेंट डाटा, फैक्ट्स या फिर डायग्राम चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर साइट आरएस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 66 क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो पूछा है, एज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भी अडॉप्ट करी गई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स वाज एवर यूज्ड टू डिफाइन द इंडियन रिपब्लिक। तो इंडियन रिपब्लिक, हमारे जो भारत को डिफाइन करने, इंडियन रिपब्लिक को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से शब्दों का, कौन कौन से एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया है? सोशलिस्ट, सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। देखो, जो सोशलिस्ट और सेक्युलर था ना, ये दोनों ही 42वें संविधान संशोधन में ऐड करे गए थे, जो कि 1976 में हुआ था। ये हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं थे। उसके अलावा जो सोवरेन और जो डेमोक्रेटिक बच गया, मतलब जो संप्रभुता, सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, डेमोक्रेटिक की लोकतांत्रिक राज्य, तो ये दोनों ही प्रोविजन हमारी प्रस्तावना में शुरू से ही थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की जिस रूप में, जिस फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट करा था ना, उसके बारे में पूछा है। देखो, संशोधन तो बाद में हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो वो वाली प्रस्तावना फॉर्म करी थी, वो वाली अडॉप्ट करी थी, जिसमें तो सिर्फ सोवरेन, और जो ये सोवरेन है और डेमोक्रेटिक है, सिर्फ इन दोनों एडजेक्टिव्स का प्रयोग था। तो इसका मतलब क्या है? 2 and 4 ओनली, हमारा बी सही आंसर है। The preamble of the Constitution defines the Indian Republic as sovereign, socialist, secular and democratic. हालांकि आज के टाइम पे ये सारे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है प्रियम्बल में, लेकिन इनमें से जो सोवरेन और डेमोक्रेटिक जो है ना, वो वर पार्ट ऑफ द प्रियम्बल अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था, ये उसका भी पार्ट थे, ना कि बाद वाली जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद थी, उसमें तो चारों शब्द थे। Socialist and secular were added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Also, the word integrity was added by the same act. तो 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी हम याद रख सकते हैं। S for socialist, S for secular and I for integrity. SOC, SEC. SOC मतलब सोशलिस्ट, SEC सेक्युलर। तो दोनों में सी शब्द का प्रयोग किया गया है। 67th क्वेश्चन है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है। पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट मतलब कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट है, इट कैन बी क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्न। Its members holds office for a term of 6 years or until they attain the age of 62 years, whichever is earlier. थर्ड स्टेटमेंट है, इट प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को अपनी एनुअल रिपोर्ट देते हैं। देखो, जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें और यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या डिफरेंस है, हम एक बार इसको देख लेते हैं। देखो, हमारे संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर 323 में यूपीएससी से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस आर्टिकल 315 से लेकर 323 में दिए हैं, और ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होकर एक स्टेटरी बॉडी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट एक्ट पास करके कोई भी कानून लाकर इसे क्रिएट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इसकी क्रिएशन से रिलेटेड प्रोविजंस तो दिए हैं हमारे संविधान में, लेकिन इसको क्रिएट पार्लियामेंट करेगी कानून ला करके। फॉर एग्जांपल, 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तो उस टाइम पे संसद ने एक कानून लाकर कुछ टाइम के लिए इन दोनों स्टेट्स के लिए एक ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट करा था। उसके अलावा दूसरी इंपोर्टेंट बात, जो यूपीएससी है, उसको यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं
और जो चेयरपर्सन है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करेगा। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरपर्सन को भी और मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेगा, और अगर इन्हें रिजाइन देना है इसके चेयरपर्सन या मेंबर्स को तो उन्हें भी तो वो रिजाइन भी उन्हें प्रेसिडेंट को ही देना पड़ेगा। उसके अलावा नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब कितने मेंबर्स होंगे एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, और उन मेंबर्स की कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या क्या होंगी वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। उसके अलावा अगर हम रिपोर्ट की बात करें कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसको रिपोर्ट देता है, तो ये अपनी रिपोर्ट देता है जिन जिन स्टेट्स के लिए इसे अपॉइंट करा गया है, मान लो 2 स्टेट्स के लिए इसे करा गया है, स्टेट 1 और स्टेट 2, तो इन दोनों के ही गवर्नर को इसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है, और ये गवर्नर फिर इन कंसर्न स्टेट्स की, संबंधित राज्यों की स्टेट लेजिस्लेचर्स में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। तो हमने देखा कि सिर्फ एक प्रोविजन है यहाँ पे गवर्नर से रिलेटेड जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कि ये अपनी रिपोर्ट इन गवर्नर्स को देंगे, ठीक है। उसके अलावा जहां पे भी है वहां पे सभी जगह प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट को ही रिजाइन देंगे, और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे और उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होगी ये भी कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें क्या समानताएं हैं? इन दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि इनके मेंबर्स की जो कार्यकाल है वो 6 साल या 62 ईयर्स की एज जो भी पहले हो, विचएवर इज अर्लियर, दोनों में ही सेम ये प्रोविजन है। लेकिन यूपीएससी में गया है 6 ईयर और 65 ईयर्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दिया गया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स, की 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। व्हाइल द यूपीएससी एंड एसपीएससी आर क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्टली ये बनाए गई हैं, लेकिन जेएसपीएससी कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। जैसे हमने हरियाणा और जो पंजाब का एग्जाम्पल देखा था, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्न, मतलब जिन भी स्टेट्स के लिए बनाना है उनकी रिक्वेस्ट पर पार्लियामेंट बनाएगी। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ अ जेएसपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे, उन्हीं के द्वारा इनका रिन्यूअल होगा। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और until they attain the age of 62 years, whichever is earlier. A JSPSC presents its annual performance report to each of the concerned state governors, मतलब संबंधित राज्यों के गवर्नर्स को वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, एंड ईच गवर्नर प्लेसेस द रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर्स, और फिर फर्दर ये गवर्नर किसको ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? संबंधित राज्यों की स्टेट लेजिस्लेचर्स को। तो क्या देखा हमने कि हमने क्या देखा था कि गवर्नर से रिलेटेड सिर्फ एक ही प्रोविजन है कि रिपोर्ट ये गवर्नर को देंगे, और जो बाकी हमने संबंधित प्रोविजंस देखे उसमें प्रेसिडेंट है। 68th क्वेश्चन है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? The office of the Solicitor General of India is mentioned in the Indian Constitution, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन करा गया है। The role of Solicitor General is to assist the Attorney General in the fulfillment of his official responsibilities, मतलब कि सोलिसिटर जनरल का काम क्या होता है कि वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करे, मतलब उसकी सहायता करे। देखो हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है, लेकिन सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो लॉ ऑफिसर्स रूल्स 1987 में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रावधान है, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो द ऑफिस ऑफ द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और दूसरा कि ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करेगा, उनकी हेल्प करेगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा 68 का। In addition to the Attorney General, there are other law officers of the Government of India. जो Attorney General है वो क्या है? Highest law officer in the country. Highest law officer कौन होगा? Attorney General. और other law officers उसकी हेल्प करने के लिए क्या होंगे? और भी law officers होंगे। They are the, और वो other law officers कौन कौन है? The Solicitor General of India और Additional Solicitor General of India. They assist the Attorney General in the fulfillment of his official responsibility. मतलब जब Attorney General अपने कामकाज करता है तो जो ये सोलिसिटर जनरल है वो उसकी हेल्प करेंगे। इट शुड बी नोटेड हियर दैट ओनली द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को क्रिएट करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसी को क्रिएट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सेम इस केस में है। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 76 डज नॉट मेंशन अबाउट द सोलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल,
कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इन ऑफिसर्स के बारे में, बल्कि जो लॉ ऑफिसर्स रूल्स 1987 है उसमें इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। 69th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। मतलब इंडिया के लिए एक संविधान सभा होगी, ये जो आइडिया है वो पहली बार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है एम.एन. रॉय। 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? पहली बार एम.एन. रॉय के द्वारा। अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, जो कि साम्यवादी मूवमेंट चल रही थी इंडिया में, कम्युनिस्ट मूवमेंट, वो उसमें एक बहुत ही बड़ा उनका रोल था। एंड एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिज्म इन 1935। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड करी थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और वो संविधान बनाएगी। और 1938 में, फिर उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ये डिक्लेयर किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारे आजाद भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट होंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो लोगों ने डायरेक्टली इलेक्शन में, तो उसके मेंबर्स को लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करा था, बल्कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट करा गया था, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके मेंबर्स को नॉमिनेट करा गया था। अगला क्वेश्चन है नेटो से रिलेटेड, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में आपस में टसल चली हुई है, उसके कारण ये न्यूज में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछा है कि उनमें से कौन सी करेक्ट है। इट इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन ऑफ इट्स मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। इट्स हेडक्वार्टर इज इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसका बेल्जियम ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। नेटो को नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोला जाता है, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, और ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि इसके किसी एक मेंबर पर भी अटैक होगा तो वो सभी मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग नेटो द्वारा एक्शन लिए जाएंगे। तो और ये मिलिट्री अलायंस है, तो इट इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन ऑफ इट्स मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। तो ये स्टेटमेंट सही है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो जाएंगी, बोथ 1 and 2। तो रिसेंटली रशिया हैज स्टेशनड अबाउट 1 lakh ट्रूप्स नियर इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन, तो उसके कारण ये न्यूज में था। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं? नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। ये एक इंटर गवर्नमेंटल, मतलब जो इसके मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज के मेंबर्स हैं, उनकी सरकारों का एक अंतर सरकारी एक मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 27 यूरोपियन कंट्री, जिसमें 27 तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं और 1 यूरेशियन कंट्री है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूरोप के देश इसमें शामिल है, या फिर सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के। मतलब 27 यूरोप के, 2 अमेरिका के, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं और 1 यूरेशियन कंट्री है। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी दैट वाज साइंड ऑन 4th of April 1949। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रीटी थी जो कि 4 अप्रैल 1949 को बनाई गई थी, तो ये उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, और वो ये जो नेटो है इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि इसके एक स्टेट पर या फिर कुछ स्टेट पर अगर वार होता है, अटैक होता है, तो वो इसके सभी मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। तो ये एक तरीके की कलेक्टिव डिफेंस हो गई। मान लो ये सभी नेटो के मेंबर्स हैं, और इसमें से किसी एक पर भी अगर कोई हमला होता है, अटैक होता है, तो वो सबके खिलाफ अटैक माना जाएगा। ये कलेक्टिव डिफेंस है, सभी की फोर्सेज जो है इसकी रक्षा के लिए आ जाएंगे, विच इज एंशन्ड इन आर्टिकल 5 ऑफ द वाशिंगटन ट्रीटी। अगला क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया into a unitary one during an emergency has been borrowed from the Weimar Constitution of Germany। दूसरा है, the suspension of fundamental rights during an emergency is a unique feature of the Indian Constitution। Which of the statements given above is या are correct। मतलब emergency से related, national emergency से related ये क्वेश्चन है। देखो, नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे संविधान में आर्टिकल 352 में दिया गया है, और इससे संबंधित आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 इससे रिलेटेड है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 358 और 359 फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन की बात करते हैं जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, हमारे संविधान में
जो फेडरलिज्म को अपनाया गया है वो क्वाज़ी फेडरलिज्म है। हमारा संविधान क्वाज़ी फेडरलिज्म पर बेस्ड है, जो कि हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो इसको करा है। तो नॉर्मल स्थिति जब होती है तो ये क्वाज़ी फेडरलिज्म के बेसिस पर ही काम किया जाता है, लेकिन जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है सेंटर की स्टेट्स की कंपैरिजन में, ठीक है। तो सेंटर के पास काफी ज्यादा पावर हो जाती है स्टेट्स की कंपैरिजन में जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है। इसका मतलब क्या है कि फेडरलिज्म से यूनिटरी में ट्रांसफर हो जाता है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, और नेशनल इमरजेंसी लगने पर ये जो ट्रांसफर होता है वो बिना किसी अमेंडमेंट के होता है। इसके लिए किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्वाज़ी फेडरलिज्म को हमारे संविधान में अपनाया गया है, ये तो हमने कनाडा से लिया है। और दूसरा जो ये ट्रांसफर होता है फेडरलिज्म से यूनिटरी में, ये हमने किसी भी संविधान से बोरो नहीं करा है। ये इंडिया में किसी भी देश के संविधान से इसको बोरो नहीं करा गया है। थर्ड बात इससे रिलेटेड कि जो ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं नेशनल इमरजेंसी लगने पर, वो प्रोविजन हमने कहां से लिया है? तो वो प्रोविजन हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको बोरो करा गया है। ठीक है, तो तीन अलग अलग बातें यहाँ पे हैं कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हम अपना रहे हैं वो हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। जो नेशनल इमरजेंसी लगने पर फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होता है वो हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। लेकिन जो ये ट्रांसफर होता है, ट्रांजिशन होता है फेडरलिज्म से यूनिटरी की तरफ नेशनल इमरजेंसी लगने पर, वो हमने किसी भी संविधान से बोरो नहीं करा है। तो आप इसको याद रखना। अब हम जर्मनी से कैसे याद रखेंगे कि देखो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये कहां से लिया? जर्मनी से। तो देखो जर्मनी ऐसे लिखा जाता है, जर्मनी। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जर्मनी, जर मतलब जंग लगना, कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, हम एक कोडिंग बना सकते हैं कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जंग लग जाता है, मतलब उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है फंडामेंटल राइट्स पर जंग लग जाता है, इट मीन्स जर लग जाता है। इसे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा गया है। तो क्वेश्चन क्या था? द कन्वर्जन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा इंडिया का, इनटू अ यूनिटरी वन में उसका कन्वर्जन होना ड्यूरिंग एन इमरजेंसी हैज बीन बोरोड फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से तो हमने फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन लिया है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसकी अभी हमने बात करी, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर का मतलब है कि हमने इसको कहीं से भी बोरो नहीं करा है, ये यूनिक फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की ही। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इट मीन्स क्या है? ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। 71 का आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी लगती है, the central government becomes all powerful and the states go into total control of the center। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। मतलब जो 7th शेड्यूल में हम जो सेपरेशन डिवीजन ऑफ पावर पढ़ते हैं ना इनके बीच में, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दी गई है, डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे वो नहीं चलता और सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून बनाने की जो पावर है वो किसकी हो जाती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट। इसके लिए किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम from federal during normal times to unitary during an emergency is not borrowed from any constitution of the world। कहीं से भी हमने बोरो नहीं करा है। द फीचर ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो ये फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी लगने पर, वो हमने कहां से बोरो करे हैं? फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्हें बोरो करा गया है। ये यूनिक फीचर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। मतलब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की, स्टेट्स को पुनर्गठित करने की जो पार्लियामेंट की पावर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट सही है? देखो हमारे ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का पुनर्गठन, हमारे संविधान के आर्टिकल 3 में इससे रिलेटेड प्रोविजन है। आर्टिकल 3 में बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की, अगर किसी स्टेट्स को बनाना है या फिर उस स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर करना है या फिर एरियाज को अल्टर करना है, अल्टरेशन ऑफ एरियाज या फिर बाउंड्रीज, या फिर अगर नेम को चेंज करना है स्टेट्स की, एग्जिस्टिंग स्टेट्स की, तो वो सभी आर्टिकल 3 में इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। और आर्टिकल 3 जैसे हमने कई बार पढ़ लिया कि इसमें अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। इसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट, देखो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट 3 टाइप से हो सकते हैं।
एक तो पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से, एक पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से, और तीसरा पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी प्लस 1/2 ऑफ द स्टेट, कम से कम आधे स्टेट्स की कंसेंट से, उनकी सहमति से। इन 3 तरह से हो सकता है। और जो ये पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से वाले जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। और इनमें जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 जो अभी हमने पढ़ा था, वो इसी तरह से अमेंड हो सकते हैं। मतलब वो पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी स्टेट की बाउंड्रीज को बदलना है, एरियाज को चेंज करना है, नाम को चेंज करना है या फिर राज्यों को पुनर्गठित करना है, तो इससे पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा? तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की प्रेयर रिकमेंडेशन से ही लाए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं। मतलब जो भी बिल आर्टिकल 3 से रिलेटेड, आर्टिकल 3 के अमेंडमेंट से रिलेटेड आएगा वो बिल, तो उस पर प्रियोर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट लेनी पड़ेगी। और फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? इसे संबंधित राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा, जो कि जिन्हें एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर अपने व्यू देने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये अपने व्यू नहीं देते हैं या फिर अगर व्यूज देते भी हैं तो वो कोई भी स्थिति इम्पैक्ट नहीं डालेगी इस बिल पर। प्रेसिडेंट की या फिर पार्लियामेंट की मर्जी है कि इनके जो ओपिनियन दिए गए हैं या फिर अगर इन्होंने स्टेट्स ने रिकमेंडेशन दी है तो उसको माने या फिर ना माने, तो वो चीज पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है? एनी बिल कंटेम्पलेटिंग द चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। जैसे कि मनी बिल में भी क्या होता है, मनी बिल के केस में पार्लियामेंट को वो बिल पास करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रियर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। सेम चीज आर्टिकल 3 में है। और सेम चीज फाइनेंशियल बिल जो 1 है उसमें होती है, जो कि आर्टिकल 117 के सब क्लोज 1 में आता है। ठीक है, तो इन तीनों में ही राष्ट्रपति की प्रियोर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले। दूसरी स्टेटमेंट है, अंडर आर्टिकल 3 द पार्लियामेंट्स पावर टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ अ स्टेट इंक्लूड्स द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 3 में, जिसमें पार्लियामेंट्स के पास पावर होती है कि वो स्टेट के एरियाज को डिमिनिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, मान लो स्टेट ए और बी है, तो उनकी एरियाज को बदलने की, उनके नाम को चेंज करने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। तो क्या उस पावर में इंडियन टेरिटरीज को, फॉरेन स्टेट को, किसी दूसरे देश को सौंपना भी उसमें शामिल है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के द्वारा ही हो सकता है। आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट दिए गए हैं, केवल उनके द्वारा ही ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 2015 में जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, तो बांग्लादेश को जो टेरिटरी, बांग्लादेश के साथ जो टेरिटरीज इंडिया ने एक्सचेंज करी थी, वो 16 संविधान संशोधन लाकर ही करी गई थी। मतलब आर्टिकल 368 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था और उसके बाद ही आपस में टेरिटरी चेंज करी थी। इसका मतलब ये है कि दूसरे देश के साथ को टेरिटरीज की भारतीय क्षेत्रों को सौंपना या फिर एक्सचेंज करना वो आर्टिकल 3 में नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एनी बिल एमिंग टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, कोई भी बिल जिसका उद्देश्य स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना है, पुनर्गठन करना है, shall be passed in the parliament by a special majority। क्या वो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाना आवश्यक है? तो हमने अभी देखा था, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से इसे पास किया जा सकता है। और ये आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमारा सही आंसर है 1 ओनली। तो एनी बिल कंटेम्पलेटिंग द चेंजेस विद रिगार्ड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। और फिर प्रेसिडेंट इसको संबंधित स्टेट्स के पास, स्टेट्स की जो और प्रेसिडेंट इसे संबंधित राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भेजेगा, जिन्हें विद इन स्पेसिफिक टाइम अपना ओपिनियन, अपना व्यू देना पड़ता है, जो कि पार्लियामेंट पर या फिर प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है। Under Article 3 of the Constitution, the Parliament's power to diminish the areas of a state does not include the power to cede Indian territories to a foreign state। The Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending the Constitution under Article 368। Any bill aiming to reorganize the state shall be passed in the Parliament by a simple majority। तो वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास किया जा सकता है, कोई स्पेशल मेजोरिटी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से रिलेटेड। 3 स्टेटमेंट दी हैं, पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज द आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? देखो, जिस तरह से हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन है, उसी तरह से आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स के बारे में दिया गया है। पहला है, ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये स्टेटमेंट सही है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को संबंधित राज्य के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज to be appointed as advocate general of state। देखो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करने के लिए कोई मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया हमारे संविधान में नहीं दिया है, लेकिन एक प्रोविजन ये है
कि वही उसके पास वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक हाई कोर्ट का जज होने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इज रेम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर, उसकी रेम्यूनरेशन गवर्नर के द्वारा डिसाइड करी जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1 and 3 ओनली। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 165 हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स, और आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजन है, 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट्स में ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, और सेंटर में कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इसे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जबकि जो अटॉर्नी जनरल है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एडवोकेट जनरल डज नॉट इंक्लूड एनी मिनिमम एज लिमिट्स, कोई मिनिमम एज लिमिट की कंडीशन नहीं है। He must be a person, वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए who is qualified to be appointed a judge of a high court, जबकि जो अटॉर्नी जनरल है उसके केस में क्या था कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन की कंडीशंस उसके पास होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट के लिए क्या क्या कंडीशंस है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए? कि वो भारत का नागरिक हो, एंड मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 years, उसने 10 साल के लिए कोई जुडिशियल ऑफिस, कोई न्यायिक जो पद है वो धारण कर रखा हो, और बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years, तो 10 साल तक वो किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, उस पर उसने काम करा हो। द रेम्यूनरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसके रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं करे गए हैं, और सेम इन केस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में भी सेम चीज है। ही रिसीव्स सच रेम्यूनरेशंस एज द गवर्नर में बी डिटरमाइन, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की जो रेम्यूनरेशन है वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नर, और अटॉर्नी जनरल की प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है रेट्स से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज अ पब्लिक अथॉरिटी, मतलब कौन से रेट्स हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी और पब्लिक अथॉरिटी, मान लो सरकारी कोई निकाय है, जैसे आर्टिकल 12 में दिया गया है जो सभी निकाय है वो। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर है हैबियस कॉर्पस, मतलब सिर्फ हैबियस कॉर्पस ही प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के खिलाफ लाई जा सकती है, मैंडेमस और प्रोहिबिशन नहीं, तो हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, वन ओनली। द रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस can be issued against the private individuals as well as public authority, while other writs like mandamus, prohibition, certiorari can be issued only against public authorities। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 33 से संबंधित ये है। पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन द पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। The laws made under Article 33 cannot be challenged in any court for violation of any of the fundamental rights. Laws made under Article 33 cover only competent employees and officers of armed forces। देखो जो Article 33 वो क्या बोलता है, ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस या फिर और भी ऐसी ही रिलेटेड फोर्सेस हैं, उनके लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर है द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट फॉर वियोलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर आर्म्ड फोर्सेस या फिर और फोर्सेस हैं जो कि हम आगे देखेंगे, जैसे कि आर्म फोर्सेस हो गई, तो जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं या फिर और अदर फोर्सेस जैसे कि पुलिस फोर्सेस हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, मतलब इन सभी के मेंबर्स के अगर फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 33 के तहत अगर पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट करती है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया है। इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत वो नहीं जा सकते, ये कहकर कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वियोलेट करा गया है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। फिर है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कवर्स ओनली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, क्या वो आर्म्ड फोर्सेस के जो एम्प्लॉइज हैं और ऑफिसर्स हैं, क्या इसमें सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड कानून बनाए गए हैं? तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें और भी ऑफिसर्स आते हैं और भी एम्प्लॉइज आएंगे और भी फोर्सेस के एम्प्लॉइज इसमें आते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो ए 1 and 2 ओनली हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 33 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स किसके? ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस फोर्सेस, मतलब इसी से संबंधित और फोर्सेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, मतलब
क्यों इस प्रोविजन को लाया गया, उसका उद्देश्य ये था कि ये जो आर्म फोर्सेस और ये सभी फोर्सेस के मेंबर्स हैं अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से एनफोर्स कर सके, प्रॉपर तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभा सके, एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट। ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं। एनी सच लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, की फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड द, और इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम अनेक एक्ट जो है पार्लियामेंट लाई है, जैसे कि आर्मी एक्ट 1950 हो गया, द नेवी एक्ट 1950, the Air Forces Act 1950, the Police Forces Restrictions of Rights Act 1966, the Border Security Force Act and so on। तो ये सभी जो एक्ट लाई है ना पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 33 ने उसको ये पावर दी है। These imposes restrictions on their freedom of speech, जो आर्टिकल 19 में आता है, right to form associations, right to be members of trade unions और political unions, right to communicate with the press, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्म फोर्सेस पर इन पर लगाए जाते हैं। ये एग्जांपल है उसका, जैसे कि आर्टिकल 19 पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए ये सब। द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, जो ये आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हम पढ़ रहे हैं, ऑल्सो कवर सच एम्प्लॉयज, इसमें वो एम्प्लॉयज भी शामिल है आर्म फोर्सेस के, जैसे कि बार्बर्स हो गए, नाई हो गए, कारपेंटर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, कुक्स हो गए, चौकीदार्स, रूट मेकर्स, टेलर्स, हु आर नॉन कॉम्पिटेंट्स। ठीक है, तो ये सब मेंबर्स भी, इन पर भी ये जो रूल होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।